द मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, ये उसका इंट्रोडक्शन है। 1905 में एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका एक काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंसी थी, उसका प्रभाव जो है स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ बंगाल में उसमें दिखाई दे रहा था। अब उसके मेन 3 कारण कौन कौन से थे? पहला यह था कि मॉडरेट्स के द्वारा जो लीड किया जा रहा था मूवमेंट, वो कहीं ना कहीं कोई भी रिजल्ट देने में सफल नहीं हो पाया। गवर्नमेंट जो है दोनों ही बंगाल्स में जो है एक डिवाइडेड ट्रिक्स अपना रही थी, जिससे क्या हुआ, नेशनलिस्ट जो थे उन दोनों बंगाल्स के वो काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट भर रही थी उनके में, वो गुस्से में आ रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने जो है सप्रेसिव स्टेप्स उठाए, खासतौर से अत्याचार स्टूडेंट पे किए गए और उनको जो है एक बॉडी पनिशमेंट भी दिया गया, जैसे बैन लगा दिए गए पब्लिक सिंगिंग जो वंदे मातरम थी उसके ऊपर, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई पब्लिक मीटिंग्स पे, जो स्वदेशी वर्कर्स थे उनका प्रोसिक्यूशन और लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट हो रहा था, क्लैशेस हो रहे थे पुलिस और लोगों के बीच में टाउन के अंदर, अरेस्ट और डिपोर्ट किए जा रहे थे लीडर्स, और यहाँ तक कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको भी जो है सप्रेस करने की कोशिश की गई। द एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम, जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने जो डिक्लेयर किया कैलकाटा सेशन 1906 में, सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज जो है वो गोल होगा कांग्रेस का, उससे एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज्यादा उत्साहित हुए। एक्सट्रीमिस्ट ने फिर कॉल दिया पैसिव रेजिस्टेंस का और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का, जिसमें बॉयकॉट शामिल था स्कूल्स और कॉलेजेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, म्यूनिसिपैलिटीज, गवर्नमेंट टाइटल्स, इन सब जो है इसमें शामिल थी। अब पर्पस क्या था, क्यों इन्होंने ये ऐसा किया? उसके लिए अरबिंदो कहते हैं कि जो भी इससे फायदा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आज की प्रेजेंट कंडीशंस के अंडर उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एक हम ऑर्गेनाइज तौर पर रिफ्यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को करने के लिए। इससे क्या है, जो ब्रिटिश कॉमर्स है वो अब हमारी कंट्री को एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा, या जो ब्रिटिश ऑफिशियल है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने कोशिश करी ट्रांसफॉर्म करने के लिए एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को एक मास स्ट्रगल में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी, और स्लोगन जो है इंडिया इंडिपेंडेंस का फॉरेन रूल से दिया। पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो लाइफ ब्रेथ है नेशन का, ये अरबिंदो ने कहा। अब एक्सट्रीमिस्ट जो है उन्होंने आइडिया दिया इंडिया इंडिपेंडेंस का, उसको एक सेंट्रल प्लेस दे दी इंडियन पॉलिटिक्स में, जो आइडिया था इंडिया की इंडिपेंडेंस का, और इस गोल को जो है अचीव किया जा सकता था सेल्फ सेक्रीफाइस के थ्रू। रिकैप, न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड इम्पैक्ट। जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे अब उन्होंने जो है सामने रखे बिल्कुल फ्रेश आइडियाज, थियोरेटिकल, प्रोपेगेंडा और प्रोग्राम लेवल पर। अब उनमें से देखते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहला था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। बॉयकॉट में जो है शामिल था बॉयकॉट और साथ ही साथ पब्लिक बर्निंग फॉरेन क्लोथ्स की। इसके अलावा बॉयकॉट फॉरेन मेड शुगर और सॉल्ट का, प्रीस्ट के द्वारा रिफ्यूजल करना, जो भी रिचुअलाइजिंग मैरिज हो उस टाइम पे जो भी इन्वॉल्व हो रहा हो एक्सचेंज फॉरेन गुड्स का, उसको मना करना। वॉशरमैन जो है वो रिफ्यूज करेगा कि वो फॉरेन क्लोथ्स को नहीं वॉश करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म थी ये इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट को सफलता मिली प्रैक्टिकल और पॉपुलर लेवल पे। दूसरा था पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस। ये भी जो है एक बहुत ही मेजर मेथड था मास मोबिलाइजेशन का, और हम इसे कह सकते हैं ये भी फॉर्म्स थी पॉपुलर एक्सप्रेशन की। फिर था कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स एंड समितिज। स्वदेश बांधव समिति ये अश्विनी कुमार दत्ता की थी, जो इन्होंने 12 साल में शुरू करी थी। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल थी मास मोबिलाइजेशन के लिए। इसी तरह से तिरुनेलवेली में तमिलनाडु के अंदर वीओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्या शिवा और बहुत कुछ लॉयर्स थे, उन्होंने एक समिति बनाई जिसका नाम था स्वदेशी संगम, और इसने जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया लोकल मासेस को, अपने जो भी इन्होंने इंस्पायर किया लोकल मासेस को, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाई मासेस के बीच में अपने लेक्चर्स, स्वदेशी सॉन्ग्स के थ्रू। उन्होंने फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराई अपने मेंबर्स को, सोशल वर्क किया, फैमिन्स और एपेडेमिक्स के दौरान ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स का कराया, स्वदेशी क्राफ्ट जो उनको ट्रेनिंग दी, और आर्बिट्रेशन कोर्ट्स का जो है उसके थ्रू इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा मास मोबिलाइज किया। फिर एक था इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स एंड मेलास। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया था ताकि मासेस तक पहुंचा जा सके और अपने पॉलिटिकल मैसेज को स्प्रेड किया जा सके। तिलक ने जो है गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जो है वो इसीलिए करवाए ताकि ये जो है एक मीडियम बन जाए स्वदेशी प्रोपेगेंडा का, खाली वेस्टर्न इंडिया में नहीं बल्कि बंगाल में भी। और बंगाल का जो ट्रेडिशनल फोक थिएटर था वो भी इसी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था। एम्फेसाइज दिया जा रहा था सेल्फ रिलायंस पर, यानी जो जोर होता है वो आत्मनिर्भरता पे, आत्मशक्ति जो है वो बढ़ाने का ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था।
इससे क्या हुआ, रीअसर्शन हो गया नेशनल डिग्निटी, ऑनर, कॉन्फिडेंस और जो सोशल इकोनॉमिक रीजनरेशन था गांव का वो भी हो गया। प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो इसमें सोशल रिफॉर्म शामिल थे, कैंपेन्स थे कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट, अर्ली मैरिज के, डाउरी सिस्टम के, या जो कंजम्पशन है अल्कोहल का उसके अगेंस्ट। फिर था प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। जो बंगाल नेशनल कॉलेज जो था उसको जो कि इंस्पायर्ड था टैगोर की शांति निकेतन से, उसको सेटअप किया गया और अरबिंदो घोष जो है उसके प्रिंसिपल बने। इसके बाद तो नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस जो है लगातार बढ़ने लग गए कंट्री के अलग अलग हिस्सों में। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया ताकि ऑर्गेनाइज करा जा सके सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, और लिटरेरी, साइंटिफिक और टेक्निकल तीनों को नेशनल लाइंस पर और नेशनल कंट्रोल में। अब यहाँ जो एजुकेशन दी जाएगी वो वर्नाकुलर माध्यम के थ्रू दी जाएगी। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का सेटअप हुआ टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, और फंड्स जो इकट्ठा किए गए ताकि स्टूडेंट्स को जापान भेजा जा सके, वहाँ से एडवांस ट्रेनिंग या एडवांस लर्निंग करके आए। स्वदेशी और इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस, जो स्वदेशी स्पिरिट थी अब वो भी कहाँ हमें देखने को मिली, जब एस्टैब्लिशमेंट होना शुरू हो गया। स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, सोप एंड मैच फैक्ट्रीज, टेनरीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, शॉप्स, इन सब में जो है कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधारित थी ये पेट्रियोटिक जील पे, ना कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई जो हैं इन्होंने वेंचर किया नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज, और इन्होंने जो है स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी खोली टूटीकोरिन में, जो कि काफ़ी बड़ा चैलेंज थी ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी के लिए। इसका क्या असर पड़ा कल्चरल स्फीयर में देखें तो जो नेशनलिस्ट थे अब वो इंस्पिरेशन ले रहे थे सॉन्ग से, रविन्द्रनाथ टैगोर के, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रे, मुकुंद दास, सईद अबू अहमद और भी बाकी सारे जो थे उनके गानों से इंस्पायर हो रहे थे। टैगोर का जो था अमर शोरनार बांग्ला, इसको उन्होंने इसी ओकेजन के लिए लिखा था, और बाद में ये काफ़ी इंस्पायर करा लिबरेशन स्ट्रगल के लिए। बांग्लादेश का जो लिबरेशन स्ट्रगल हुआ था उसके लिए इस गाने ने बहुत इंस्पायर किया। फाइनली बांग्लादेश ने इसको अडॉप्ट कर लिया नेशनल एंथम के तौर पे। तमिलनाडु में जो सुब्रमण्या भारती थी उन्होंने सुदेश गीतम ये जो है नाम का गाना लिखा। पेंटिंग्स में अबेंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने जो डोमिनेशन था विक्टोरियन नेचुरलिज्म का इंडियन आर्ट सीन के ऊपर उसको तोड़ दिया, और ये को इंस्पायर इन्होंने अपने आप को किया अजंता, मुगल और राजपूत पेंटिंग से। नंदलाल बोस जो है पहले रेसिपिएंट थे स्कॉलरशिप के, जो कि उनको ऑफर करी गई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की तरफ से, जिसकी स्थापना हुई थी 1907 में। इसी तरह से साइंस में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय और भी बाकी लोग थे। ये पाइनियर माने जाते हैं ओरिजिनल रिसर्च के, और इनकी जो प्रेज थी वो पूरी दुनिया में क्या है। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन, सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या रोल था। बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकले ताकि प्रोपोगेट कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें स्वदेशी को। साथ ही साथ उन्होंने लीड लिया जो ऑर्गेनाइज करने में पिकेटिंग होती है शॉप्स की, यानी धरना देना था शॉप्स पे, खास तौर से उन शॉप्स जो कि फॉरेन गुड्स को बेच रही थी। अब स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन था ये मेनली देखने को मिला बंगाल में, महाराष्ट्र खासतौर से पुणे के अंदर, और कई हिस्सों में साउथ के गुंटूर, मद्रास, सलेम में। लेकिन पुलिस के द्वारा जो रिप्रेसिव एटीट्यूड अपनाया गया या मेथड अपनाया गया स्टूडेंट्स के प्रति, उससे क्या हुआ कि जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे जिनके स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उन स्कूल और कॉलेजेस पर पेनल्टी पड़ी, उनका एफिलिएशन कैंसिल कर दिया गया, उनकी जो ग्रांट से प्रिविलेजेस मिलती थी वो बंद कर दी गई। अगर स्टूडेंट जो है वो गिल्टी पाया गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया गवर्नमेंट जॉब के लिए या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन है, फाइन, एक्सपल्शन, अरेस्ट, बीटिंग, ये सब जो है उनके अगेंस्ट करी गई। दूसरा रोल था वुमेन का, जो होम सेंटर्ड वुमेन थी, खासतौर से अर्बन मिडिल क्लास की, उन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था प्रोसेशंस में और पिकेटिंग में। इनका फिर फाइनली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा नेशनल मूवमेंट के लिए। स्टैंड ऑफ मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी, मौलाना आज़ाद, और जबकि अपर और मिडिल क्लास के जो मुस्लिम्स थे वो इससे दूर रहे। नवाब सलीमुल्लाह ढाका के जो थे उन्होंने पार्टीशन को सपोर्ट किया, सिर्फ इस उस पे कि उनको जो है मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल दे दिया जाएगा। ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग थी वो बनी दिसंबर 30, 1905 में एक एंटी कांग्रेस फ्रंट के तौर पर, और रिएक्शनरी एलिमेंट्स जैसे नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका के थे उनको जो है काफ़ी इससे बढ़ावा दिया गया।
नेचर जो स्वदेशी मूवमेंट का था उसमें जैसे देखा जाए लीडर्स जो थे तिलक जैसे, वो इवोक कर रहे थे हिंदू फेस्टिवल्स और गॉडेसेस इंस्पिरेशन के लिए, और इसमें उन्होंने जो है मुस्लिम्स को एक्सक्लूडेड रखा। लेबर अनरेस्ट और ट्रेड यूनियंस, इनकी शुरुआत जो हुई वो स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करने से हुई कुछ मुद्दों पर, जैसे प्राइस बढ़े हुए हैं, रेशियल इंसल्ट हो रही है खासतौर से फॉरेन ओन्ड कंपनीज के अंदर। सितंबर 1905 में 250 से ज़्यादा बंगाली क्लब्स ने बर्न कंपनी के हावड़ा में वॉकआउट हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि डेरोगेटरी वर्क रेगुलेशंस थे उसके खिलाफ। 1906 में स्ट्राइक हुई वर्कर्स की ईस्ट इंडियन रेलवे में, और फिर बाद में वहां पर बनी रेलवे मैन यूनियन। 1906 से 1908 के बीच में स्ट्राइक हुई जूट मिल्स में, और इतनी जल्दी स्ट्राइक हो रही थी कि कभी का एक समय आ गया था कि 18 के 18 मिल्स जो हैं वो अफेक्टेड थी। सुब्रमण्य शिवा और चिदम्बरम पिल्लई जो हैं, इन्होंने स्ट्राइक्स को लीड किया टूटीकोरिन और तिरुनेलवेली में, जो कि फॉरेन ओन्ड कॉटन मिल्स थी। रावलपिंडी जो पंजाब में है, वहां पर आर्सेनल और रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, जिसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। पर 1908 समर्स में जो लेबर अनरेस्ट था वो सबसाइड हो गया, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। जो सोशल बेस था मूवमेंट का वो एक्सटेंड हुआ, कुछ सेक्शंस आए जमींदार, स्टूडेंट, वुमेन, लोअर मिडिल क्लास और शहरों और क्या कहते हैं जो टाउन्स थे वहां से। बेसिकली कोशिश क्या की जा रही थी कि एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देना था जो भी इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस थी वर्किंग क्लास की उनको, और उसके लिए जो है स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करी जा रही थी। पर इस मूवमेंट में देखा जाए तो कोई भी मुस्लिम सपोर्ट नहीं मिला, खास तौर से मुस्लिम पीजेंट्री से, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, उसने कहीं ना कहीं उसको मदद मिली, एक जो ओवरलैप हुआ क्लास और कम्युनिटी का कई जगहों पर। ऑल इंडिया एस्पेक्ट, जो मूवमेंट्स हो रहे थे खास तौर से बंगाल यूनिटी की सपोर्ट में, या फिर जो स्वदेशी और बॉयकॉट एजिटेशन था उसको ऑर्गेनाइज किया गया कंट्री के कई पार्ट्स में। तिलक जो थे इनका काफ़ी लीडिंग रोल रहा, जो मूवमेंट था उसको स्प्रेड करने में बंगाल के बाहर, और इनको ऐसा लगा कि एक नया चैप्टर जो है हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट में लिखा जा रहा है या उसकी शुरुआत हो रही है। उनको लगा कि यहाँ पर जो है चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है कि ऑर्गेनाइज किए जाएं पॉपुलर मास स्ट्रगल ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ताकि कंट्री को जो है यूनाइट किया जा सके, जो बॉन्ड है कॉमन सिंपैथी का। रिकैप, ऑल इंडिया एस्पेक्ट, ये जो मूवमेंट्स हो रहे थे सपोर्ट करने के लिए बंगाल यूनिटी को, और स्वदेशी और बॉयकॉट एजिटेशन जो था ये ऑर्गेनाइज किया गया कंट्री के अलग अलग हिस्सों में। तिलक जो है उनका लीडिंग रोल रहा मूवमेंट को स्प्रेड करने में बंगाल से बाहर। इनको दिख रहा था कि एक बिल्कुल नया चैप्टर जो है वो हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट में लिखा जा रहा है। इनको इस बात का भी एहसास था कि एक चैलेंज भी है, एक मौका भी है कि ऑर्गेनाइज किया जाए पॉपुलर मास स्ट्रगल ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कंट्री के अंदर, ताकि जो लोग हैं उनको यूनाइट किया जा सके एक कॉमन सिंपैथी के बॉन्ड के थ्रू।